Hello everyone, I am Sanjay Pandey, your chemistry teacher. सबसे पहले तो वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ब्यूटीफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में देखिए डेली असाइनमेंट उठाइए और उसमें देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 12 सम बेसिक पेंसिल पार्ट 1 के अंदर टॉपिक नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, उसके अंदर एक पहला पॉइंट हम लोगों ने कर लिया था वैलेंसी, और आज हम लोग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहते हैं। डू नॉट एक्सजरेट योर प्रॉब्लम्स। मतलब क्या? मतलब ये कहना बंद करिए कि मेरे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है या इस चीज की वजह से हम पढ़ नहीं पाते। देखिए, प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होती हैं और ज्यादातर लोग प्रॉब्लम को लेकर के रोते रहते हैं, लेकिन जो सफल लोग होते हैं ना, वो प्रॉब्लम को मैनेज करना सीख जाते हैं। आपको जब टाइम मिले तो एक बुक आप रीड करिएगा। बुक का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। देखिए, आपको वो किताब है, आपको किताब दिखाते हैं। ये केवल 13 साल की लड़की है। हाँ, एक चीज और आपको बता दें, एनी फ्रैंक इसका नाम है, 13 साल की लड़की है। और देखिए, ये पता नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, इसमें लिखा हुआ है बुक रिकमेंडेड सीबीएसई। अभी तो नहीं पता है, लेकिन पहले 10th सीबीएसई बोर्ड में ये बुक रिकमेंडेड थी, कोर्स में रिकमेंडेड थी। अब पता नहीं चलती कि नहीं चलती है। और इसमें क्या है कि ये हिटलर के टाइम की बात है। क्या होता था कि हिटलर के डर से ये लड़की, 13 साल की लड़की, अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर जाकर के छुपी हुई थी। और इसने बताया कि हम लोगों ने 2 महीने तक नहाया नहीं था। क्या ऐसा पॉसिबल है 2 महीने तक नहाने को ना मिले? 2 महीने तक नहाया नहीं था। और फिर ये कह रहे हैं कि 2 महीने तक हम लोगों ने विस्पर करके बात किया था, ऐसे बोल के बात नहीं कर पा रहे थे, है ना। और फिर ये क्या करती थी कि दिन भर जो कुछ भी होता था लाइफ में उसको वो लिखती थी सोने के पहले, और उसी के लेटर का कलेक्शन है ये जो किताब है। ये मतलब उस कहानी की तरह से नहीं है, नॉवल की तरह से नहीं है। इसमें बहुत अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, इसको आप पढ़िएगा। इसमें उसके लेटर्स के कलेक्शन है और कुछ नहीं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। सबसे अच्छी चीज हमको ये लगती है कि ये मात्र 13 साल की लड़की, केवल 13 साल की लड़की है, कैसे उसके दिमाग में आइडिया आता था, कैसे जो सर्कमस्टेंसेस होती थी, कैसे उसको कैसे रिकवर करती थी अपने आप को, है ना। तो वो सारी चीज इसमें दी है। तो आप इसको पढ़िएगा तो आप फिर अपनी प्रॉब्लम को भूल जाएंगे। चलिए, तो हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और मजा लेते हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड का। तो चलिए स्टार्ट करिए। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड हेडिंग करिए। सबसे पहले तो अगर 10th पे जो हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि 10th पे जो आपने स्टडी किया कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो आंसर जो 10th का बच्चा होता है वो सिंपली जैसे कुछ ही बॉन्ड बताता है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ज्यादा अगर आईसीसी का बच्चा है तो बोलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 तो 10th का बच्चा जानता था। लेकिन अभी जब 11th पे हम लोग आ गए हैं, तो 11th में जब फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहां पर एक सेपरेट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का। वहां आते हैं तो आपको पता लगेगा कि नो टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। कौन कौन से केमिकल बॉन्ड हम लोग को स्टडी करने हैं अब 11th में? तो इट इज आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। ये 3 तो आपको पहले से पता था। 3 और आप कॉपी में नोट कर लीजिए, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड द नंबर 6 इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल को देखिएगा, एक नई चीज आपको पता लगेगी। वैन डर वाल की स्पेलिंग देखिए। वी यूजुअली इंग्लिश में क्या होता है कि पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में नाउन है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में वी स्मॉल से है और वॉल्स का W कैपिटल से है। क्यों है ये हमको नहीं पता, लेकिन ऐसे लिखा जाता है। ये हमने आपको बता दिया कि वैन डर वाल कैसे लिखते हैं, क्योंकि एकदम यूनिक चीज है। नॉर्मली तो कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। तो दीज आर 6 टाइप्स केमिकल बॉन्ड। हाँ, अब एक चीज और भी करते हैं, एक एक एग्जाम्पल भी साथ में नोट करिए और उसमें एक पॉइंट और नोट करिए। कैसे पता लगेगा आपको
कि कब कौन सा केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो नंबर 1 लिखिए आयनिक बॉन्ड और उसके नीचे लिखिए मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू आयनिक बॉन्ड। मतलब जब एक मेटल होगा, व्हेन द केमिकल बॉन्ड इज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, देन द केमिकल बॉन्ड फॉर्म विल बी कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, या इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहा जाता है। फिर एक एग्जांपल कर लीजिए, एग्जांपल में लिखिए NaCl, KCl, कुछ भी कर लीजिए। सोडियम पोटेशियम सारे फर्स्ट ग्रुप के हैं एंड फर्स्ट ग्रुप में मेटल्स आते हैं और ग्रुप 17 में क्लोरीन आता है। तो जैसे अगर पीरियोडिक टेबल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक रफ आइडिया ऐसे रखिएगा, हमने ऐसे पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ये ग्रुप 13 होगा ना, ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 और ये ग्रुप 17 कि ये बॉटम पे आ जाइए, ऐसे डायगोनल ड्रॉ करिए और उसके बाद इसका जो ये पोर्शन है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन, ये पूरा मतलब ये S ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया और 50% P ब्लॉक, ये पूरा मेटल होता है। क्योंकि 10th के बच्चे को कैसे पता कि कौन सा मेटल है कौन सा, जैसे हमने डायरेक्टली कर दिया कि पोटेशियम मेटल है, तो आपको लगेगा कहां तक कैसे बैठ के रटे हैं कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल। तो कुछ नहीं करना है, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पे जाएंगे, ये इस साइड में, तो लेफ्ट का मतलब हमने बता दिया, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, लेफ्ट में 3 चीजें आ गई हैं, पूरा S ब्लॉक हो गया, ये पूरा S ब्लॉक हो गया, S ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो गया, और ये D ब्लॉक है, ये आपको पता होगा, ये D ब्लॉक है। D ब्लॉक कहां से, ये कौन सा ग्रुप स्टार्ट होता है, ग्रुप 3 है, 3 से लेकर के ये कौन सा जाएगा 12 तक जाता है, तो ये 10 ग्रुप ये हो गए, और उसके बाद ये ग्रुप 13 है इतना, और ये ग्रुप 17 के सबसे नीचे वाला जो एस्टिटीन एलिमेंट आता है वहां तक डायग्राम ड्रॉ करके इतना पोर्शन ये पूरा मेटल का है। और इसके ऊपर ये लिख लीजिएगा नॉन मेटल, ये हमने शॉर्ट में NM लिख लिया, नॉन मेटल है, और बीच में ये थोड़े से बस मेटलाइट्स हैं। जैसे NCERT को देखें तो NCERT तो ये भी कहता है कि जो एलिमेंट इस डायगोनल पे आते हैं, जो एलिमेंट इस डायगोनल पे आते हैं, इसी डायगोनल पे सिलिकॉन भी आता है, बोरॉन है, उन सबको उन्होंने भी NCERT ने मेटलाइट कहा है। लेकिन हमको लगता है कि मेटलाइट कहीं पर मेटल नॉन मेटल के बीच में होना चाहिए प्रैक्टिकली। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और भी हो जाएगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किस तरह के एलिमेंट हैं, तो देख के आपको पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज मेटल का है, अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 80% तो आप सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। देखें ये पूरा रीजन 80% मेटल से ही भरा हुआ है, और थोड़े उसके बाद रेस्ट एलिमेंट नॉन मेटल है, और ये थोड़े से मेटलॉइड्स हैं बस। ठीक है, फिर वापस आते हैं, तो आप कोई भी एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में जा करके और देख लीजिए कहां पे, अगर लेफ्ट में है पोटेशियम तो ग्रुप 1 में आता है ना, तो ग्रुप 1 तो मेटल हो जाएगा, S ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ये मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो अब इसको ऐसे लर्न करिए, व्हेन द केमिकल बॉन्ड इज बिटवीन, ये ऐसे सिंपल लिखिए, मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू आयनिक बॉन्ड, और आल्सो राइट कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जांपल हो गया KCl। फिर दूसरा लिखिए कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट के नीचे लिखिए नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, अगर दोनों नॉन मेटल हो जाए, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू, देन राइट कोवेलेंट बॉन्ड। फिर एग्जांपल लिखिए H2 लिखिए, H2 लिखिए, H2 को ऐसे लिख सकते हैं H बॉन्ड H। हाइड्रोजन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है। अच्छा ये आपको बताते हैं क्लास 11th में हाइड्रोजन इज अ सेपरेट चैप्टर, जब हाइड्रोजन चैप्टर स्टडी करेंगे वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन बता रहेगी कि हाइड्रोजन किस ग्रुप में है, तो आंसर इज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज देयर, तो आंसर इज मेटल। लेकिन हम आपसे क्वेश्चन ये करते हैं कि ग्रुप 1 में कैसे एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्यों छोड़ दिया, हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों ट्रीट किया जाता है ना, दोनों प्रॉपर्टी है। मेटल नॉन मेटल कैसे, बिकॉज हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, देखिए दोनों प्रॉपर्टी होती है ना, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो H+ बनाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता हो तो H- बनाएगा। आज इसको खुद दिमाग लगा के ढूंढिएगा बुक से कि H+ को तो सभी लोग जानते हैं प्रोटॉन कहते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, इसको ये होमवर्क हो गया आपका, आज दिन भर ये ढूंढिएगा कि H- को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द, अगले वीडियो को जब आंसर मिल जाएगा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमको लिख के आंसर बताइएगा कि व्हाट इज H- कॉल्ड। H+ को तो प्रोटॉन कहते हैं, ये सबको पता है, H- को क्या कहते हैं ये हमको आंसर लिख करके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हमको बताइएगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका आंसर आपको हम बता देंगे क्या कहते हैं। अभी हम ये कहना चाह रहे थे कि हाइड्रोजन के पास दोनों प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है,
और अगर आप रिकॉल कर सके तो मेटल्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या मतलब हो गया? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। उसी का उल्टा कर दीजिए, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहां से दिखाई पड़ रहा है कि हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों होता है। अब अगर एक चूज करना है तब हम क्या कहें, मेटल कहें कि नॉन मेटल कहें? तब आंसर आता है कि इट इज रिगार्डेड एज अ नॉन मेटल। ऐसा क्यों? देखिए कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन है। अगर हम मेटल और नॉन मेटल की साइज को कंपेयर करें तो आप ऐसे लर्न करिएगा कि मेटल की साइज 10th में आपने याद किया होगा ना कि जैसे जैसे पेराइटोम में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है? साइज डिक्रीज कर दी, क्योंकि फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ता है। और अभी हम लोगों ने जब डायग्राम बनाया था तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा था? नॉन मेटल लिखा था। इसका मतलब अब आपको लर्न करना है कि मेटल्स की साइज कैसी होती है? छोटी होती है। मेटल पेराइटोम में कहां पे होते हैं? तो मेटल पेराइटोम में राइट हैंड साइड पे होते हैं, दाहिनी तरफ होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में साइज कैसी होगी? बड़ी होगी, क्योंकि अभी आपने कहा कि लेफ्ट राइट जाने पे साइज डिक्रीज करती है, तो लेफ्ट में साइज बड़ी होगी। एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट, ये कौन से एलिमेंट हैं? तो आंसर इज दे आर मेटल। तो अब एक सेंटेंस लिख करके इसको रट लीजिए कि मेटल्स की साइज बड़ी होती है और नॉन मेटल की साइज छोटी होती है। इसी से तो देखिए आप रिलेट कर सकते हैं ना कि ये न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ऐसे अट्रैक्टेड है, ये फोर्स ऑफ एडिक्शन हो गया। अगर हम ये साइज बढ़ा दें, जो मेटल में होता है, मेटल की साइज बड़ी होती है ना, ये साइज अगर हम बढ़ा दें तो फोर्स ऑफ एडिक्शन कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ एडिक्शन कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करेगा ना। तभी तो अभी हम लोगों ने कहा कि मेटल की प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आंसर इज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मींस दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आंसर इज बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज। तो दो तीन चीजें आप रिलेट करके आप लर्न कर लीजिएगा कि मेटल की साइज बड़ी होती है, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दैट एक पॉइंट और भी कर लीजिए। अभी जब एक चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वहां की एक प्रॉपर्टी देखिए 10th बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये चलता है। मेटल्स के लिए दो तीन पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने कहा कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर कहा कि दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके नीचे नोट करिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर अगले सेंटेंस नोट करिए द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो 4 पॉइंट कितने अच्छे मिल गए हम लोग को। पहला पॉइंट हमने कहा कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर लिखा दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा पॉइंट लिखा मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। कैसे पता लगा? इसको रट लीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट। कई क्वेश्चन आपके इसी सेंटेंस से सॉल्व हो जाएंगे। मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। हम अगर ये करते हैं Fe2+ है, फेरस है, और इसको हमने Fe3+ में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हम पूछे कि ये ऑक्सीडेशन की रिडक्शन है, तो आप ये बता दी कि देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर अगला पॉइंट करिए जो हम लोगों ने कहा है कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है दे आर ट्रीटेड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सेंटेंस सही है कि नहीं? मेटल्स आर, हम क्वेश्चन आपसे करते हैं कि मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है? तो अब आप बोल सकते हैं कि सर मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पता लगा? because metals are electropositive, metals have a tendency to lose electrons, or we can say metals undergo oxidation। तो 4 पॉइंट कितने अच्छे अच्छे हम लोग को मिल गए, लर्न कर लीजिएगा। अब इस बेसिस पे आपसे ये कर दें कि सोडियम है और पोटेशियम है, इसमें से ऐसे अरेंजमेंट है ना पेराइटियल में, पोटेशियम नीचे आता है, ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी क्यों? क्योंकि नीचे आने पे साइज बढ़ती है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, जब साइज बढ़ेगी तो ये जो फोर्स ऑफ एडिक्शन था, न्यूक्लियस था और ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था, ये फोर्स ऑफ एडिक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर की तरफ अट्रैक्टेड था, ये ऊपर से नीचे आने पर जब एटम की साइज बढ़ती है तो ये फोर्स ऑफ एडिक्शन कम हो जाता है। जब फोर्स ऑफ एडिक्शन कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। तो देखिए
coming from top to bottom metallic character or we can say electropositive character or we can say tendency to lose electron क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर ये इंक्रीज करेगी तो जैसे जैसे जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हम कहेंगे कि इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन फास्टर। इतना बहुत पॉइंट समझ आ रहा है? जितनी जल्दी इन दोनों में से हम आपसे कहते हैं कि दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब Na+ बनाना है और K+ बनाना है, किसका कैटायन जल्दी बनेगा? तो आंसर इज पोटेशियम का जल्दी बनेगा। क्यों? तो आप बोलेगा बिकॉज पोटेशियम की साइज बड़ी है, या और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग कर दें कि पोटेशियम इज मोर मेटालिक, इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये जल्दी लूज करेगा। तो अब मतलब एक क्वेश्चन हम और साथ में करना चाह रहे थे कि 2-3 मेटल आपको दी हैं, तो उसमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? तो सिंपल से मेरा क्वेश्चन है बिटवीन सोडियम और पोटेशियम व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा? पोटेशियम इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। एक क्वेश्चन देखिए और भी आपका सॉल्व हो जाएगा कि जब हम लोगों ने ये कहा था कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ता है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। जब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे डिक्रीज करेगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहां मिलेगा आपको? पूरी पेरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहां मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर जब ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। फिर वापस आते हैं आयनिक में, हम लोगों ने आयनिक को कोवेलेंट भी कहा जाता है, तो एग्जांपल आपने कर लिया, या NaCl, मतलब एक मेटल ले लीजिए एक नॉन मेटल। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक मेटल नॉन मेटल NaCl KCl तो सबको रटा रहता है। अब इसको छोड़ करके हम कोई आपसे कहते हैं कि कुछ आप बताइए कि एग्जाम्पल में क्या लिखा जाए, तो आप ऐसा करिए, एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड से ले लीजिए, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से ले लीजिए, और स्ट्रॉन्ग मेटल लेना है तो ग्रुप 1 से ले लीजिए। ग्रुप 1 से हमने ले लिया, ग्रुप 1 के सबसे नीचे कौन सा एलिमेंट है ये बताइए हमको। ग्रुप 1 के सबसे नीचे कौन सा एलिमेंट है? तो आंसर इज फ्रांसियम है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। उसके जस्ट ऊपर सीसियम आता है, ये हमने कर लिया CS सिंबल है, सीसियम है, तो ये स्ट्रॉन्ग मेटल हो गया ना। और राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो हम आपसे जैसे राइट हैंड साइड पे तो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा, हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल कोई बता दीजिए। स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल तो सबसे किनारे ऊपर से नीचे आने पे, जैसे भी यहां पे मेटल का किया था, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जस्ट उल्टा हो जाता है। हाँ, पेरियोडिक में जब हम लोग आएंगे तो एक चीज आप ऐसे रट लीजिएगा कि जो ट्रेंड मेटल का है उसका उल्टा नॉन मेटल का हो जाएगा, एक तो ये। दूसरा, जो ट्रेंड ग्रुप में आता है उसका उल्टा पीरियड में आता है। तो अभी मेटल के लिए हम लोगों ने 2 पॉइंट कहा था कि ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, ऊपर से नीचे आने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। फिर देखिए मेटल के लिए हमने कहा था लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। हम अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि हमें पेरियोडिक टेबल में लोकेशन बता दिए कि स्ट्रॉन्ग मेटल कहां पे होगा, तो आप बोलेगा एक्सट्रीम लेफ्ट पे और कहां पे? एकदम नीचे बॉटम पे। उसका उल्टा कर दे, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल कहां पे होगा? तो आप राइट हैंड साइड में जाइए, एक्सट्रीम राइट पे जाइए, इनर्ट को छोड़ करके, जीरो ग्रुप को छोड़ करके एक्सट्रीम राइट पे जाइए, और कहां पे? सबसे ऊपर। तो ये एलिमेंट फ्लोरीन आ जाएगा, ये एलिमेंट फ्लोरीन आ जाएगा। तो हमने स्ट्रॉन्ग मेटल ले लिया और स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल ले लिया, तो ये क्या बन गया? सीसियम फ्लोराइड। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज नेम द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। एक कंपाउंड बताइए जिसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, तो यही आंसर आएगा सीसियम फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि हमने इसको स्ट्रॉन्ग मेटल लिया है और स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल लिया है। तो अब तो आयनिक कंपाउंड आप एग्जांपल बना लेंगे ना, एक एलिमेंट आप लेफ्ट से ले लीजिए और एक एलिमेंट राइट से ले लीजिए, तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। फिर नंबर 2 हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे थे। कोवेलेंट में हमने ये कहा था हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों है, लेकिन इसको नॉन मेटल ज्यादा ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी है। पता है हाइड्रोजन तो सबसे पहला एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड में आता है। ऐसे जब पीरियड हम लोग करते हैं तो जैसे जैसे नीचे आएंगे, मतलब ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, जैसे जैसे नीचे आते तो एक एक शेल बढ़ती जाती है ना। ये 2 शेल हो गई, फिर ऐसे नीचे आ गए तो ये 3 शेल हो जाएगी, ऐसे 3 शेल हो जाएगी, तो शेल बढ़ेगी तो साइज बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब कि जो पहला वाला पीरियड का एलिमेंट हाइड्रोजन,
इसकी साइज सबसे छोटी होगी। और अभी हम लोगों ने कहा था कि नॉन मेटल की साइज, एक क्वेश्चन और देखिए जरा, हम आपसे खाली क्वेश्चन ये करते हैं, नाम नहीं पता है, बस ऐसे एलिमेंट दिया है, ये कोई अननोन एलिमेंट ए है और ये कोई अननोन एलिमेंट बी है, दोनों को साइज खाली देख के आपको बताना है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल। ए बी के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप खाली देख के ऐसे बता दिए, क्योंकि इसकी साइज छोटी है और इसकी साइज बड़ी है, तो जिसकी साइज, जिस एलिमेंट की साइज छोटी होती है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और जिसकी साइज बड़ी होती है वो मेटल होता है। तो ऐसे लर्न कर लीजिएगा। हाइड्रोजन, अब आप आंसर कर सकते हैं कि हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है और क्यों। तो आप बोलेगा बिकॉज हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी है। ये कैसे पता लगा, तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड में साइज तो सबसे छोटी होगी ना, जैसे जैसे नीचे आएंगे सेकंड पीरियड साइज और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि 2 शेल आ गई, और नीचे चले 3 शेल हो गई और साइज बढ़ जाएगी। तो हाइड्रोजन की साइज छोटी है, बल्कि ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की साइज स्मॉलेस्ट है, क्योंकि पहला एलिमेंट है, हाइड्रोजन की साइज स्मॉलेस्ट है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अ नॉन मेटल। तो वापस आते हैं, ये बॉन्ड कैसा है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसे पता लगा, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। अब हाइड्रोजन समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल क्यों होता है, तो आप बोलेगा क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है। फिर अगला करिए नंबर 3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए, कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि कोवेलेंट में आपको पता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, 10th में आपने थोड़ा सा स्टडी किया होगा। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो आंसर इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, तो ये भी शेयरिंग से बनता है, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग से बनता है, इसलिए इसको कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कहा जाता है। या तो हम खाली कोऑर्डिनेट बोले या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है इसको। क्यों, बिकॉज इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कैसी शेयरिंग होती है, तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग। नॉर्मली जो शेयरिंग होती है, अभी हाइड्रोजन हमने किया, या अगर हम क्लोरीन कर दें, ऐसे बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिया। क्लोरीन तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ना, ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन कर दिया, इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन देखे, 2 4 6 और ये 7, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक एक की हमने शेयरिंग कर दिया। ये देखे, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसी तरह से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड कैसा बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो हमने ऐसे लिखा Cl बॉन्ड Cl, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोवेलेंट के अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ, खूब ध्यान से सुनिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। ऑक्सीजन बनाते हैं जब डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये देखिए बॉन्ड देख के आप समझ जाएंगे। यहां पे सिंगल बॉन्ड में, अभी आगे इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, सिंगल बॉन्ड में कितना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डबल बॉन्ड में कितना 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड को जब क्लासिफाई करेंगे अगले टॉपिक में तो और डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसे करके। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट देगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट देगा। ऑक्सीजन बनाना है तो देखिए डबल बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये जो लाइन है, लाइन के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा। हम क्या चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग, नहीं, शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन ये देता है उतने इलेक्ट्रॉन ये भी देता है। कोवेलेंट ऐसे बनता है। लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग। ये होती है कि इन दोनों में से जिसके बीच में, सपोजिंग जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये भी देखिएगा, हर एक केमिकल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। देखिए ये सही है कि गलत है, मैंने ऐसे बनाया Na बॉन्ड Cl, ये सही कि गलत है, आंसर इज ये गलत है। आयनिक बॉन्ड के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये गलत है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो लाइन लिखी रहती है आयनिक बॉन्ड में नहीं लिखी जाती। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। फिर क्या होता है, इट इज अ, खूब ध्यान सुनिए, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एडिशन। आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एडिशन। कैसे होता है,
तो कैटायंस और एनायंस के बीच में अनलाइक चार्जेस जो हैं, इसके बीच का जो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ एडिक्शन होता है उसको बीच में बॉन्ड से रिप्रेजेंट नहीं करते। या तो हम आयंस लिखेंगे या कुछ नहीं लिखेंगे, बस ऐसे लिखेंगे NaCl, बीच में कुछ नहीं लगाया जाता है। कोवेलेंट जब लिखेंगे तो बीच में ऐसे बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। अभी जो ऑर्डिनरी स्टार्ट करेंगे तो और कोवेलेंट को और डिटेल में हम लोग को स्टडी करना है। फिर जब कोऑर्डिनेट पे आते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, हमने ऐसे लिखा A एरो B, तो हम पढ़ेंगे इसको A कोऑर्डिनेट B। इसको देख के हम बता देंगे ये बॉन्ड कैसा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसे बना है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ जैसे भी कोवेलेंट हम लोगों ने क्या 3 तरह का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बट कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। इसके अंदर कोऑर्डिनेट में हमेशा केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोवेलेंट के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट कोऑर्डिनेट के अंदर हमेशा केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय ओनली वन ऑफ द एटम्स। जैसे कोवेलेंट में हो रहा था कि दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, केवल एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है। और ये एरो से पता लग जाता है कि अगर एरो हेड हमने ए से बी की तरफ बनाया है तो इट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ऐसे एरो बनाते हैं। तो ये बॉन्ड ये बता रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने, ए ने दिए हैं। अब खाली एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, तो आंसर इज, लिखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर किसको कहा जाता है? तो जब भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, कोई एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस है, ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट करते नहीं केमिकल बॉन्डिंग में। खूब अच्छे से देखिए, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल को हम लोगों ने, इसके जितने इलेक्ट्रॉन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। 2 तरह के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, बाहर वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या है, वो बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए उनको हम लोग BP कहते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको LP कहते हैं, या हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए वैलेंस शेल में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन कौन से, ये ब्लड प्रेशर और नहीं है। BP मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लोन पेयर किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक छोटा एग्जांपल कर लें, जैसे ऑक्सीजन हमने ले लिया, तो ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे दिखा दिया, 2 4 6, इसके भी 6 दिखा दिए हमने, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली जाए। तो ये देखिए इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कैसे बनेगा, तो डबल बॉन्ड बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते जैसे नाइट्रोजन में होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो आपने ऐसे बना दिया, बॉन्ड ऐसे बन गया O डबल बॉन्ड O। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद देखिए, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं हुए। इसी को क्या कहते हैं, इसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये तो आप इसको नोट करके और अच्छे से लर्न करेगा, पूरे केमिस्ट्री में, खाली ऑर्गेनिक में नहीं, पूरे केमिस्ट्री में सेंटेंस जरूरत पड़ेगी। लर्न करिए, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लर्न करिएगा, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे से हम लिखे चाहे ना लिखें, अभी तक इसकी जरूरत नहीं थी तो हम लिखते नहीं थे, अब हमको 11th में जरूरत पड़ेगी तो हमेशा लिखेंगे। हमको वाटर लिखना है तो हम वाटर H2 लिखते थे, उसी को स्ट्रक्चरल फॉर्म ऐसे लिखेंगे HOH, ऐसे लिखा हमने। अब देखिए हमारे न लिखने से इसके इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो जाते हैं, लेकिन अब हमें जरूरत है तो हम लिखेंगे। इसको लिख करके फिर हमने ऐसे बना दिया, ये देखिए ये क्या है, तो आंसर इज ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर। अभी हमने लिखा है आपको कॉपी में ना कि ऑक्सीजन हैज ऑलवेज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां भी किसी भी कंपाउंड में, देखिए 10th में आपने एल्कोहल स्टडी किया, फॉर्मूला ऐसे होता है ना ROH। अब ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं,
ये अल्कोहल को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जहां भी ऑक्सीजन मिलेगा, हमारे न लिखने से इलेक्ट्रॉन खत्म थोड़ी ना हो जाते हैं। अभी तक जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लिखते थे, अब जरूरत है तो इसको हम लिखेंगे। तो लर्न करके हर जगह यूज करेगा। ऑक्सीजन हैज ऑलवेज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक और लर्न कर लीजिए, नाइट्रोजन हैज ऑलवेज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन हैज ऑलवेज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग करेंगे तो वहां और डिटेल में करेंगे, अभी खाली इसको नोट करके लर्न कर लीजिए। नाइट्रोजन हैज ऑलवेज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज ऑलवेज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का दिखा देते हैं आपको। Cl हमने लिया, क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने दिखा दिया 1। ये हो गया 3, फिर 5 और ये 7। उसी तरह से ये देखिए 2, 4, 6 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो एक की शेयरिंग करा दीजिए। ये देखिए इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसी तरह से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए तो एक सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, Cl बॉन्ड Cl, उसका देखिए 2, 4, 6। ये इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहे हैं? हम चाहे क्रॉस लगा दें या ऐसे डॉट लगा दें, दोनों रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब 3 एलिमेंट को आप रट लीजिएगा अच्छे से। ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन हैज ऑलवेज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वापस कोऑर्डिनेट पे आते हैं। मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप बोलेगा कोऑर्डिनेट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट इज फॉर्म्ड बाय द विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जिसके पास लोन पेयर होगा वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। ये तो आप पॉइंट समझ आ रहा है। तो हमने सिंपल एग्जांपल वाटर का ले लिया। पहला एग्जांपल कोऑर्डिनेट पे लिखिए, H3O+ इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। कैसे बनता है, जब कोई मिनरल एसिड मतलब H+, मिनरल एसिड H+ देती है ना, H+ को लाके पानी में डाल दीजिए, वाटर में डाल दीजिए, ये लोन पेयर है। इस हाइड्रोजन को H+ को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, आंसर इज, देखिए ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हमने आपसे क्वेश्चन कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप बोलेगा इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। H+ requires 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन तो डुप्लेट कंप्लीट करता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर इज कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब हाइड्रोजन एटम था तब 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। फिर दूसरा ये लर्न करेगा कि लोन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर से बनता है, और कोऑर्डिनेट और लोन पेयर का काम क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द डोनेशन, but these electrons are always donated to only less electronegative element। अब यहां पे जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ट्रांसफर नहीं किया, रिमेंबर ट्रांसफर नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होता है। जब शेयरिंग करेंगे तो इसको इसमें भी काउंट करेंगे, इसमें भी काउंट करेंगे, दोनों को काउंट करेंगे। इसमें शेयरिंग से तो किया है। अब अगर एक काम अभी जो हमने सेंटेंस बोला है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर डोनेशन, बट These electrons are donated to only less electronegative element। अगर फ्लोरीन इसके पास आ जाए, ऑक्सीजन के पास, और ये कहे कि सर आपने तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया था और हमको केवल 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा नहीं सॉरी आपको पहले बताना चाहिए था ना। कि जैसे आपको कोई फ्रेंड होता है ना, जब कोई चीज मांगता है और आप बहाना बनाना होता है तो आप बोलते हैं ना कि अरे सॉरी यार, अभी तुमको कल बताना चाहिए था, अभी कल मैंने उसको दे दिया। वही काम यहां भी करेगा। कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्टेट डिस्टर्ब थोड़ी ना करना चाहता है। ऑक्सीजन फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट, फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट। देखिए सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव बोथ एक्सेप्ट फ्लोरीन। खाली फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास आप कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं देखोगे, हमेशा खाली नेगेटिव चार्ज ही होता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खाली लेना जानता है, देना नहीं जानता है। इसके पास क्लोरीन है, दोनों चार्ज होते हैं, Cl+ भी होता है, Cl- भी होता है, लेकिन फ्लोरीन पे केवल नेगेटिव चार्ज है। तो ये देखिए जरा, अब अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के पास आ जाए और ये कहे कि सर आपने हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है और हमको बस खाली 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, मेरा काम बन जाएगा, मेरी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, तो यही बस सॉरी बोलेगा कि आपको पहले बताना चाहिए था। ये लर्न करिएगा। दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
किसको दिए जाते हैं? दे आर डोनेटेड टू ओनली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन को देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी इसको जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा। फिर देखिए कैसे बनता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिया और इसी से एक बॉन्ड बन गया। कैसे बनाते हैं देखिए, H, ये तो पहले से था, ये जो तीसरा वाला हाइड्रोजन है उसको ऐसे एरो से जोड़ते हैं, और ये बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमने ऐसे बना दिया H, and because this oxygen has given the electron, so that's why there is a positive charge on this oxygen। इसी को हम लोग यूजुअली ऐसे भी लिखते हैं ना, H3O+। इसमें कोई फर्क नहीं है। तो कोऑर्डिनेट का एग्जांपल ये कर लीजिए। एक एग्जांपल और नोट कर लीजिए कोऑर्डिनेट में, अमोनियम आयन NH4+, लिखिए NH4+। तो कैसे बनता है? NH4+ बनता है जब अमोनिया में, ये NH3 है, जब इसमें हम लोग H+ ऐड करते हैं, अमोनिया प्लस H+, ये डाल दिया। तो देखिए अभी हम लोगों ने लिखा था कि नाइट्रोजन पे कितना? 1 लोन पेयर होता है। 1 लोन पेयर हमने ऐसे दिखा दिया, और वही चीज ये हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, और इसी से क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो ये देखिए 3 हाइड्रोजन तो पहले से थे, ये बॉन्ड कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड थे, और एक हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन आया, ये हमने कोऑर्डिनेट से अटैच किया, और नाइट्रोजन पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NH4+। नाम क्या है इसका? अमोनियम आयन। NH4+ इज अमोनियम आयन। देखिए क्लास 10 ICC का ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, NH4Cl, ये कॉपी में नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? तो जैसे यूजुअली हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करते और आपको ऑप्शन देते हैं, तो हमने ऑप्शन दिया आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज। तो नॉर्मली बच्चा एक ही ऑप्ट करता है, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑल। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के अंदर तीनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। ठीक है, कैसे? देखिए इसके बीच में NH4+Cl माइनस, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड हो गया। फिर उसके बाद ये जो 4 हाइड्रोजन हैं NH4+ के अंदर, जो 4 हाइड्रोजन हैं, इसके 3 हाइड्रोजन तो कोवेलेंट से हैं। अभी जैसे हम लोगों ने बनाया था, ये 3 हाइड्रोजन कोवेलेंट से, और जो चौथा वाला हाइड्रोजन आया है वो ये किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो अब पूरा समझ में आएगा आपको कि NH4Cl के अंदर कितने तरह के बॉन्ड होते हैं? तीनों तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। 4 हाइड्रोजन को अगर हम आपसे एक्सप्लेन करने को कहें कि चारों हाइड्रोजन का बॉन्ड बताइए कौन किससे अटैच है, तो बताइएगा 3 हाइड्रोजन किससे? कोवेलेंट से अटैच है, और 1 हाइड्रोजन इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। तो 3 ये हो गया। ये 3 तो थोड़ा थोड़ा आपको पहले से पता था। अब हम लोग आगे आते हैं, फिर अगला है मेटालिक बॉन्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर है, सोडियम है, आयरन है, इन सब के बीच में अगर हम लोग 1 मोल ऑफ कॉपर ले लें, 1 मोल ऑफ सोडियम ले लें, 1 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना? तो एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा 23 ग्राम सोडियम को 1 मोल ऑफ सोडियम कहा जाता है। और 1 मोल के अंदर ये क्या होता है? 6.023 को हमने राउंड ऑफ करके 6 लिख लिया, इंटू 10⁻23, इसी को अवोगाड्रो नंबर कहते हैं ना, यही 1 मोल का नंबर होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो लिख करके इसको लर्न करिए कि 1 मोल, देखिए एकदम सिंपल है। अभी जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहां पे सम बेसिक कंसेप्ट के अंदर जो न्यूमेरिकल मोल कंसेप्ट करेंगे तो आपको और से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे 1 डजन के अंदर 12 आर्टिकल्स होते हैं, तो ये 12 क्या चीज? तो ये 12 तो नंबर होता है, ये 12 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं 1 डजन ऑफ मोबाइल का मतलब 12 मोबाइल हो गया। उसी तरह से जैसे ये नंबर होता है ना, उसी तरह से ये भी एक नंबर होता है। 6 × 10⁻23 इट इज सिंपली अ नंबर। इतने नंबर को, जैसे जब 12 आया था तो इसको 1 डजन कहा जाएगा, उस तरह से इतने नंबर को 1 मोल कहा जाएगा। तो हमने आपसे कह दिया कि 1 मोल सोडियम ले लिया, 1 मोल सोडियम का मास इतना हो गया, और 1 मोल सोडियम के अंदर इतने एटम्स हो जाएंगे। हमने कोई मेटल ले लिया, 1 मोल ऑफ कॉपर ले लें, तो 1 मोल ऑफ कॉपर के अंदर भी इतने एटम हो जाएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन यह है कि अगर कॉपर के खूब ढेर सारे एटम्स हैं, कॉपर 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 ऐसे है, तो इनके बीच में कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
तो अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज दैट फोर्स ऑफ रिडक्शन, तो आप बोलेगा इट इज मेटालिक बॉन्ड। क्या होता है तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको यह पता लगे कहां पे कौन सा बॉन्ड होता है। पहला हम लोगों ने किया मेटल नॉन मेटल, इट इज आयनिक बॉन्ड। फिर दूसरा किया नॉन मेटल, इट इज कोवैलेंट बॉन्ड। फिर कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, तो लोन पेयर के हेल्प से बनता है। चौथा फिर हम लोगों ने किया मेटालिक बॉन्ड। ये किया जब दोनों एटम मेटल के हो जाएं, जैसे कॉपर कॉपर, आयरन आयरन, इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है। फिर अगला क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए एकदम नया है आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन, इसको कॉपी में आप लिख सकते हैं, लिखिए व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड, दो कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है। जब केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो काफी डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू नंबर 1 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईमेंट, फिर कॉपी में इसको जरूर लिखिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। एज इट इज पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट है एलिमेंट का, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। इसको ऐसे लिख करके लर्न करिएगा, इसको लिखिए जरूर। These are 4 highly electronegative elements in the periodic table. ऐसा देखिए, अभी हमने सेंटेंस कहा था कि all elements in the periodic table are electronegative and electropositive both. लेकिन आपसे क्वेश्चन ये कर दें कि ये 4 एलिमेंट कैसे हैं, तो आप बोलेगा these are 4 highly electronegative elements in the periodic table. हम इसके इधर आ जाए, कार्बन मिल गया। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई हमको बताएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्केल ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड, तो आंसर इज इट इज कॉल्ड पॉलिंग स्केल, PAULING नाम है। लिनस पॉलिंग पूरा नाम था उनका, लेकिन बस खाली शॉर्ट में हम लोग पॉलिंग कहते हैं। पॉलिंग स्केल पे कार्बन की वैल्यू होती है 2.5। आगे से हम ये क्वेश्चन कर दें कि 2.5 का मतलब क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। आप अगर ये कह दिए कि कार्बन की वैल्यू 2.5 होती है पॉलिंग स्केल पे, लेकिन 2.5 का कोई मतलब नहीं होता है। क्यों, देखिएगा, अगर हम फ्लोरीन को करें तो हाईएस्ट वैल्यू होती है 4, उसी को 4.0 लिखते हैं। ऑक्सीजन होती है 3.5, नाइट्रोजन होती है 3.0, क्लोरीन होता है 3.0। इसको बना के ऐसे लर्न करिएगा। 4 3.5 है, नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का मैग्नीट्यूड 3.0 है। उसके बाद इधर आ गए तो 2.5 हो गया। अब अगर आपको याद हो कि फ्लोरीन इस एलिमेंट को डिस्कवर करने में 100 ईयर्स लगे थे, हम लोग को 100 साल लगे हैं फ्लोरीन को डिस्कवर करने में। इसी की डिस्कवरी में रदरफोर्ड को चोट लग गई थी, फिर उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। क्यों ऐसा हुआ था, बिकॉज इट वॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इतना रिएक्टिव थी कि हर चीज के साथ रिएक्ट कर जा रही थी, उसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। तो मॉइसन एक केमिस्ट था जिसने फ्लोरीन को फिर डिस्कवर कर लिया था। उसका बाद फ्लोरीन की कितने कंपाउंड्स हम लोग यूज करते हैं, जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, अपने जो भी टूथपेस्ट आप यूज करते हैं उसके अंदर देखिए तो फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करता है। फ्लोरीन का यूज करते हैं जो हम लोग का रेफ्रिजरेटर होता है, या CFC आप जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियॉन गैस होती है, वो भी फ्लोरीन का ही कंपाउंड है। तो अब फ्लोरीन को यूज करते हैं, लेकिन इसको डिस्कवर करने में हमको 100 साल लगे। रीजन क्या था, रीजन ये था, ये क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, सबसे रिएक्ट कर जा रही थी, इतनी रिएक्टिव थी। देखिए आपको याद हो जाएगा कि 4 का मतलब क्या होता है। हम अगर हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर दें तो रिएक्शन देखिए कोई बता देगा, 2HF बन जाएगा। ऐसे ये हो गया ना, H2 + F2 गिविंग 2HF। लेकिन इस रिएक्शन को देखिए, फ्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, खूब ध्यान से, फ्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन विद एक्सप्लोजन इवन इन डार्क। क्या कहा मैंने, फ्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, कैसे, खाली रिएक्ट नहीं करती है, फ्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन विद एक्सप्लोजन, और कंडीशन क्या, इन इवन इन डार्क। तो जब भी, अब तो इसके अंदर सनलाइट में तो सवाल ही नहीं उठता है कि जब भी फ्लोरीन को रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए देखिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी जब हम लोग कंपाउंड स्टडी करेंगे तो RX को एल्केन लाइट कहते हैं ना, R मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल और X हैलोजन होता है। तो वहां पे हम लोग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो नहीं, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो लेंगे, लेकिन X की वैल्यू F नहीं लेंगे। आप पूरी बुक में देखिए तो आपको कंपाउंड
F वाला कंपाउंड नहीं मिलेगा, CH3F ये ऐसे नहीं मिलेगा। क्यों? इसकी जगह पे CH3Cl आएगा, CH3Br आएगा, CH3I आएगा। क्यों? क्योंकि ये बनाएंगे फ्लोरिनेशन से, उसके लिए हमको फ्लोरीन यूज करनी पड़ेगी, और फ्लोरीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। ये कैसे पता लगा? तो ये इससे पता लग गया। तो आपको याद हो जाएगा फ्लोर का मतलब क्या होता है। 4 इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसीलिए फ्लोरिनेशन हम लोग नॉर्मली परफॉर्म नहीं करते, अगर करना भी होता है तो टेम्परेचर बहुत कम करके करते हैं। फिर इसका उल्टा यहां आ जाते हैं, अगर हम 4 तो हाईएस्ट था, जैसे जैसे कम करेंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। 2.5 को क्या कहा जाए तो आप बोलेगा कि 2.5 इज नथिंग। ये क्या था? इट वॉज हाईली रिएक्टिव। 2.5 क्या है? इट इज नथिंग। कैसे पता लगा? कार्बन, अभी इसी को मैंने फ्लोरीन को हाइड्रोजन से रिएक्ट किया था तो एक्सप्लोसिव था। इसी हाइड्रोजन को अगर कार्बन से रिएक्ट करा दें तो ये देखिए कार्बन में 4 हाइड्रोजन ऐड कर दें, मतलब 2H2 कर दें तो CH4 बन जाएगा। देखिए हो सकता है कुछ लोग को पता हो ये कौन सा कंपाउंड, C5H12 पेंटेन कहते हैं ना, इसी को हम लोग पेट्रोल भी कहते हैं। कॉमन सिस्टम में पेट्रोल जो हम लोग गाड़ी में डालते हैं वो यही कंपाउंड होता है C5H12। तो कुछ नहीं, खाली कार्बन है और हाइड्रोजन, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। अगर कार्बन हाइड्रोजन इतने आसानी से रिएक्ट करता तो फिर 80 रुपया लीटर हमें पेट्रोल खरीदने की क्या जरूरत थी? ये तो काम हम लोग खुद ही कर सकते थे। हम आपसे कह दें कि कार्बन कहीं से ला सकते हैं तो बोले कि हाँ यस, ये डेस्क बेंच कुछ भी है जला दिया जाए, फर्नीचर जला दिए, कार्बन ही कार्बन मिलेगा। हाइड्रोजन कहां से लाएंगे? तो मेटल प्लस एसिड हाइड्रोजन मिल जाएगी, तो ये भी बना सकते हैं। तो मेरे पास कार्बन भी है, मेरे पास हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये दोनों जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। ये इनको क्यों नहीं रिएक्ट करते? तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, और 2.5 क्या होता है? हजारों साल तक कार्बन अर्थ के नीचे पड़ा रहता है, रिएक्ट नहीं करता है। फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि एक्सप्लोड कर रही है। तो आपको ये याद हो जाएगा कि 4 का क्या मतलब है, 2.5 का क्या मतलब है। जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम है तो आप बोलेगा कोई मतलब ही नहीं है उसका कि ये रिएक्टिव है। नो, इट इज नॉट रिएक्टिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है तो वो भी उतना रिएक्टिव नहीं है, मतलब 2.5 या उससे कम जाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए दूसरा ये लर्न हो जाएगा। These are fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine. These are 4 highly electronegative element in the periodic table. मैंने ये कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कहां पे है, तो ये किया हाइड्रोजन जब 2 कंडीशन में अटैच किया। पहली कंडीशन क्या बोला कि when hydrogen is attached to highly electronegative element, तो ये 4 highly electronegative element है। दूसरा कॉपी में नोट करिए, स्मॉलर एटॉमिक साइज। पहला लिखा कि एलिमेंट कैसा होना चाहिए when hydrogen is attached to highly electronegative element, and number 2 having a smaller atomic size। ये जो दूसरी कंडीशन है वो इस पे अप्लाई नहीं होती, क्लोरीन पे। क्यों नहीं अप्लाई होती है? ये तीनों एलिमेंट सेकेंड पीरियड के हैं ना, ये तीनों एलिमेंट सेकेंड पीरियड के, क्लोरीन थर्ड पीरियड की है। तो सेकेंड पीरियड में इसके पास 2 शेल होगी ऐसे, थर्ड पीरियड है जिसका 3 शेल हो जाएगी। जब 3 शेल होगी तो इसकी साइज बढ़ जाएगी ना, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। आज आप किसी फ्रेंड से पूछेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इसको लिखिए और किसी फ्रेंड से पूछेगा जिसको आपको लगे कि हाँ ये पढ़ने में बड़ा तेज है, उससे पूछेगा कि नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों का मैग्नीट्यूड पॉलिंग स्केल पे सेम होता है कितना? 3.0, मतलब 3। और फिर आप उससे क्वेश्चन करिए कि विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या आप ऐसे पूछ लिए कि क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है या डिफरेंट होती है। तो आंसर आप उससे पूछेगा और हम आपको बता रहे हैं कि आंसर क्या है, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसकी साइज छोटी है, जैसे जैसे साइज कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इसको लर्न करके कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। उसकी वजह से क्लोरीन हट जाती है। कहां हट जाती है? मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे होती है? तो जिसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, एंड दीज 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड ओनली बाय दीज 3 एलिमेंट्स। अब क्लोरीन को हटा दें तो अब इसको लर्न कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे होती है। तो जब हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ अटैच हो जाए, तो ऐसे लिखिए आप, हाइड्रोजन प्लस मैंने कर दिया नंबर 1 फ्लोरीन, क्या बन जाएगा? HF बन जाएगा, हाइड्रोजन फाइड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती, क्या होती है, वो सब बाद में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। अभी खाली ये पता लग जाए
कि जैसे थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं कि बॉन्ड आपको पता लग जाए, क्योंकि अभी तक 2 ही 3 बॉन्ड पता थे, एग्जाम्पल पता लग जाए। फिर इसको लेके आगे ऑक्सीजन, सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से तो एक तो सिंपल सा यही कर लीजिए, वाटर हो गया, H2O हो गया। फिर देखिए इसमें देखिए एल्कोहल हमने लिखा ROH, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है ना, तो जितने भी कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तीसरा नाइट्रोजन को देखिए, नंबर 3 हमने किया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में सबसे सिंपल अमोनिया हो गया, अमोनिया होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी जब ऑर्गेनिक और आगे कंटिन्यू करेंगे तो कंपाउंड मिलेगा आपको RNH2, क्या बोलते हैं, अमाइंस बोलते हैं। RNH2 अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। तो इसमें भी तो देखें ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अब कुछ कुछ आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पे होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे होता है जब हाइड्रोजन किससे, फ्लोरीन और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच होता है। और फिर लास्ट वाले नोट करिए, वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल कहां पे होता है, वैन डर वाल होता है इनर्ट गैसेस में। तो एग्जांपल लिख लीजिए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो आपने कोवेलेंट बॉन्ड लिखा है उस पर टिक कर दीजिए। 6 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हैं, बट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को केवल एक ही केमिकल बॉन्ड स्टडी करना है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक कॉपी में एक सेंटेंस खूब अच्छे से लिखिए, कॉपी में लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये कॉपी में लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड, और अंडरलाइन करिए, कोवेलेंट को अंडरलाइन करिए। पूरे ऑर्गेनिक में जितने भी आपको कंपाउंड दिखाई पड़ेंगे, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड विल बी कोवेलेंट कंपाउंड। इसलिए मैंने जो 6 तरह के बॉन्ड थे उसमें से खाली कोवेलेंट को टिक किया कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल एक बॉन्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कोवेलेंट। फिर अगले स्टेप में कोवेलेंट बॉन्ड लिख करके और उसको फिर 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करिए। कोवेलेंट बॉन्ड लिख करके 3 पार्ट में डिवाइड करिए। कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड देन ट्रिपल कोवेलेंट। 10th में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको आ जाती है, उसी को हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि अभी इसी पे क्वेश्चन हमको करने हैं। फिर आप ये देखिएगा, हाँ एक चीज और भी बता दें, अभी जो सेंटेंस हम लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट, ऐसा क्यों, क्योंकि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अभी एक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन में तो यही करते हैं, कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। उसकी वजह से जो चेन बनती है वो किसके बीच में रहती है, कार्बन कार्बन के बीच में रहती है। और कार्बन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज, तो इट इज ए नॉन मेटल। ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, नॉन मेटल बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। इसलिए हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। फिर देखिए कोवेलेंट को फर्दर क्लासिफाई किया, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। फिर आप लिखिएगा जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ऐसे सिग्मा बना लीजिए। जहां पे डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसको ऐसे बनाइएगा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। फिर उसके नीचे कॉपी में नोट करिए, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। ये लर्न करिएगा, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। जब भी बॉन्ड को तोड़ना है तो पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है। जब पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो ये कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इसलिए देखिए क्लास 10 का अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो हम लोग करते एल्केन के जितने भी रिएक्शंस हैं, एल्केन के जितने भी रिएक्शंस हैं, दे ऑलवेज रिक्वायर आइदर सनलाइट और हाई टेम्परेचर। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्केन में जितने बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। एल्केन में 2 ही तरह के बॉन्ड तो हैं, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा और या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और दोनों सिंगल बॉन्ड है, मतलब कैसे, दोनों सिग्मा बॉन्ड हैं। और सिग्मा बॉन्ड अभी आपने कॉपी में लिखा कि सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी से टूटता नहीं है। तो इसी को तोड़ने के लिए, ये जब बॉन्ड को तोड़ना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिसिस कहते हैं उसको। लिसिस मतलब ब्रेकिंग। जब बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, या तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा या सनलाइट देनी पड़ेगी। तो अब एक चीज और भी लर्न कर लीजिए। देखिए बहुत ही पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव होता था पहले आईआईटी, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाई एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन। पैरा का मतलब होता है लीस्ट, फिन का मतलब होता है एफिनिटी से डिराइव किया। बिकॉज एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन। एल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन ना, जैसे एल्कीन को ओलिफिन कहा जाता है। ओलिफिन का मतलब ऑयल फॉर्मिंग,
उसी तरह से एल्केन को पैराफिन कहते हैं, मतलब क्या, लीस्ट रिएक्टिव। क्यों ऐसा? क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते, जल्दी से टूटता नहीं है। तो याद रखिएगा एल्केन के जितने भी रिएक्शन, अभी जब एल्केन हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में, कुछ भी डाल दीजिए, मीथेन प्लस क्लोरीन, हम क्वेश्चन कर दें क्या बनेगा, आप बोलिएगा कुछ नहीं बनेगा। है मतलब कुछ नहीं बनेगा, ऐसे कैसे? कुछ तो बनेगा। हमने कहा कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपने सनलाइट या टेम्परेचर तो डाला ही नहीं, खाली रिएजेंट को डालने से कुछ नहीं होगा। एल्केन्स आप पैराफिन, इसीलिए देखिए एल्केन के जितने भी रिएक्शंस हैं उस पर टेम्परेचर आपको जरूर दिखाई पड़ेगा या सनलाइट दिखाई पड़ेगी। फिर वापस आते हैं, अब तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड हुआ, फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। जैसे आगे चल रहे हैं, पाई बॉन्ड पे क्या फर्क पड़ रहा है? यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड था, यहां पर एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, यहां पर एक सिग्मा है, दो पाई बॉन्ड है। जैसे जैसे हम लोग अल्काइन की तरफ चल रहे हैं, पाई बॉन्ड बढ़ रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड के अंदर, जैसे ये बॉन्ड लिखा है, इसके अंदर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में उनको बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड पाई बॉन्ड में उनको बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। आंसर करिए, सिग्मा और पाई में से कौन सा इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड रहता है बॉन्ड में? तो आंसर इज पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। तो जब ये लूजली हेल्ड है तो जल्दी पार्टिसिपेट करेगा। तो अब ये आंसर हो जाएगा आपसे। हम क्वेश्चन कर दे कि एल्केन, एल्कीन, कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है? तो आंसर होगा एल्कीन। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी टूट जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, सिग्मा पाई समझ में आया? इसी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये है प्रॉब्लम 12.1, पेज नंबर 327 पे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 327 पे ये प्रॉब्लम 12.1 है। इन्होंने हमसे कहा था कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब वहां पे देखिए, हाउ मेनी sigma and pi bonds are present in each of the following molecules। मॉलिक्यूल दिया है और सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है हम लोग को। तो देखिए पहला कंपाउंड ये है इनका, ये दिया है CH, फिर दिया है ट्रिपल बॉन्ड C और फिर दिया CH। एक चीज और बता दें आपको, दो एलिमेंट के बीच में कुछ नहीं है, दो एलिमेंट जैसे यहां पे कोई सिंबल नहीं बना है तो हम लिखे चाहे ना लिखे, अगर कुछ नहीं करते तो इसको सिंगल बॉन्ड माना जाता है। जैसे आपने लिखा OH, कोवेलेंट बॉन्ड, अभी हम लोगों ने 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप कुछ नहीं बताते तो हम इसको सिंगल मान के चलेंगे। OH ऐसे लिखें या हम OH ऐसे लिखें, O बॉन्ड H, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही चीज होती है। या हम ऐसे लिखें O डॉट H, तीनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। तो कहीं पर भी कुछ नहीं दिया, जैसे इसमें एनसीईआरटी प्रॉब्लम में यहां कुछ नहीं लिखा था तो ये सिंगल बॉन्ड हम मान लेंगे, ठीक है। फिर CH दिया था, देन डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और फिर लास्ट में दिया है CH3। चलिए सिग्मा पाई काउंट करते हैं। यहां पे देखिए कुछ नहीं लिखा है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। हम लोग इसको अगर ऐसे कर दें, ये हाइड्रोजन उठा के यहां लगा दें तो ये ऐसे हो जाएगा ना, CH, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड हो गया। अभी ट्रिपल में हम लोगों ने लिखा था ना, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है तो ये सिग्मा हो गया। पहले सिग्मा खाली काउंट कर रहे हैं, फिर एक सिग्मा ये हो गया। ये हाइड्रोजन, यहां भी एक सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, खाली CH लिखा, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें, ये अब ज्यादा समझ आएगा आपको। सिंगल बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, फिर यहां पे काउंट किया तो एक सिग्मा यहां पे हो गया, फिर ये CH आ गया, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां से हटा के यहां पे कर दें, H कर दिया तो एक सिग्मा ये हो गया। ये 3 हाइड्रोजन इसी से अटैच है तो इसको हम लोग ऐसे कर लें, ये कर दिया H H H, ऐसे कर दिया तो 3 सिग्मा यहां पर हो गए। तो सिग्मा सारी काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सिग्मा हो गए? 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। समझ आ रहा है? पाई बॉन्ड कितने हो गए? देखिए ट्रिपल बॉन्ड में कितने? 2 पाई बॉन्ड होते हैं ना, तो 2 पाई बॉन्ड यहां पे है, पाई हो गया, पाई हो गया। डबल बॉन्ड में कितना? एक सिग्मा एक पाई होता है, तो और तो कहीं पाई बॉन्ड है नहीं। 2 पाई यहां पे है, एक पाई बॉन्ड यहां पे है, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया? 3 पाई बॉन्ड हो गया। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया हमारा? पहले वाले का आंसर हो गया 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। फिर दूसरा देखिए, इसका सेकेंड पार्ट, बस 5 मिनट और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, फिर अगला पार्ट अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इन्होंने बताया था CH2 डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, नहीं फिर CH है, ये CH है और फिर ये CH3। तो ठीक है, फिर वही काम करते हैं। ये जो H2 है इसको ऐसे लिख लें हम लोग HH, समझ आ रहा है, ये ऐसे कर लिया। इसको भी ऐसे कर लें, इसको हाइड्रोजन यहां से हटा के बॉन्ड से लगा दे तो आपको गिनने में आसानी रहेगी। ये कर दिया H, ये 3 था तो इसको भी ऐसे मैंने कर लिया, 3 हाइड्रोजन अलग से कर लिया, H H और फिर H। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए जितने सिंगल बॉन्ड है 1 2 सिग्मा हो गया, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, सिग्मा 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 सिग्मा, ये हो गया ना। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा हो गया। पाई बॉन्ड तो देखिए, एक पाई बॉन्ड यहां पे है, एक पाई बॉन्ड यहां पे है, तो कितना हो गया 2 पाई बॉन्ड हो गया। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो गया, सेकंड वाले का आंसर हमारा हो गया 9 सिग्मा है एंड 2 पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगले टर्न पर आप इसमें जो अगली प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। जो अगली प्रॉब्लम है इसी पेज पे एनसीईआरटी के 327 पे ही, तब तक आप अगली सॉल्व करेगा। अगले टर्न पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगली प्रॉब्लम ये दिया ना कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। अभी जानबूझ के इस प्रॉब्लम को नहीं ले रहे क्योंकि हाइब्रिडेशन वर्ड आपके लिए एकदम नया है, थोड़ा सा हमें पहले बताना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ ईच ऑफ द कार्बन एटम, एक क्वेश्चन ये आप देखिएगा, जितना हो पाएगा आप करिएगा। अभी हो सकता है आप ना कर पाए, फिर भी एक बार देखिएगा। उसके बाद उसी पेज पर एक अगली प्रॉब्लम भी हम लोग अगले टर्न पे करेंगे 12.3, उसमें भी हाइब्रिडेशन का ही क्वेश्चन है कि राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहां भी हाइब्रिडेशन का ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन करके और फिर अगले टर्न पे अगला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे। तो ये जो वहां पे देखिए डेली असाइनमेंट देखिए जो हम लोग करे थे कि सम बेसिक प्रिंसिपल्स पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन पे चल रहे थे। पहला हम लोगों ने कंप्लीट किया वैलेंसी, फिर दूसरा आज हम लोगों ने कंप्लीट किया नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, फिर तीसरा अगला जो टॉपिक होगा वो कैटनेशन प्रॉपर्टी। वो तो बस 5 मिनट का है, कैटनेशन प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं। तो अगले टर्न पर आप कैटनेशन और ये जो डेली असाइनमेंट की शीट है, ये मोबाइल ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको डाउनलोड करके ये आप डाउनलोड करके और अगले टॉपिक के थोड़ा सा पहले से आप रीडिंग करके रखिए। ठीक है, तो आगे फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।